वर्ष के सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें आपको मैंने शीत युद्ध पढ़ाया था। शीत युद्ध का अर्थ और उसके कारण मैंने कल आपको बताए थे। आज मैं शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव बताने जा रही हूँ। बच्चों, जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि विश्व राजनीति को शीत युद्ध ने बहुत अधिक प्रभावित किया है। पूरे विश्व में भय और आतंक का वातावरण पैदा हो गया था उस समय, जैसे शस्त्रों की होड़ भी बढ़ गई थी। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था को इस शीत युद्ध ने पंगु बना दिया था, क्योंकि सोवियत संघ जो है वो बार बार वीटो का प्रयोग कर रहा था और विश्व दो गुटों में बंट गया था। एक तरफ अमेरिका और उसके समर्थित देश, दूसरी तरफ रूस और उसके समर्थित देश। शीत युद्ध के प्रभाव को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। पहला जो प्रभाव है वो है विश्व का दो गुटों में विभाजित होना। बच्चों, शीत युद्ध के कारण विश्व राजनीति का स्वरूप द्विपक्षीय बन गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दो पृथक पृथक गुटों का नेतृत्व करने लगे, एक साम्यवादी गुट का और दूसरा लोकतांत्रिक पूंजीवादी गुट का। अब विश्व की समस्याओं को इसी गुटबंदी के आधार पर आंका जाने लगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं और ज्यादा उलझनपूर्ण बन गई। चाहे वो कश्मीर समस्या हो अथवा कोरिया समस्या हो, अफगानिस्तान समस्या हो, अरब इजराइल संघर्ष हो या उस पर गुटीय स्वार्थों के परिप्रेक्ष्य में सोचने की अब उस पर गुटीय स्वार्थों के परिप्रेक्ष्य में सोचने की प्रवृत्ति भी बढ़ने लगी। पूरे विश्व में आतंक और अविश्वास के दायरे का विस्तार हो गया। शीत युद्ध ने राष्ट्रों को बहुत ज्यादा भयभीत कर दिया। आतंक और अविश्वास का दायरा बढ़ा। अमेरिका और रूस के मतभेदों के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गहरे तनाव, वैमनस्य, प्रतिस्पर्धा, अविश्वास की स्थिति आ गई। विभिन्न राष्ट्र और जनमानस इस बात से भयभीत रहने लगे कि कब एक छोटी सी चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन जाए। शीत युद्ध ने युद्ध के वातावरण को बनाए रखा। नेहरू ने ठीक ही कहा था कि हम लोग निलंबित मृत्यु दंड के युग में रह रहे हैं। आणविक युद्ध की संभावना का भय भी लगातार बढ़ता जा रहा था। 1945 में जब अमेरिका के द्वारा आणविक शस्त्र का प्रयोग किया गया हिरोशिमा और नागासाकी में, तो ये जो है इसने रूस को बहुत ज्यादा व्यथित कर दिया था। शीत युद्ध के वातावरण में हमने ये महसूस किया कि अगला युद्ध हो सकता है आणविक युद्ध हो, और अगला युद्ध जो आणविक युद्ध होगा वो भयंकर युद्ध होगा। क्यूबा संकट के समय आणविक युद्ध की संभावना बहुत बढ़ गई थी। अब लोगों को आणविक आतंक मानसिक रूप से सताने लग गया था। आणविक शस्त्रों की होड़ में वृद्धि हो गई थी। आणविक शस्त्रों के परिप्रेक्ष्य में परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की संरचना ही बदल गई। इसके अलावा हमने देखा कि सैनिक संधियों और सैनिक गठबंधनों का बाहुल्य हो गया। हमने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बाद में हमने एक चीज नोट करी कि पूर्वी यूरोप जो था उस पे पूरी तरह से सोवियत संघ का आधिपत्य स्थापित हो गया था। हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया आदि राज्यों में साम्यवादी सरकार की स्थापना हो गई थी, जो रूस समर्थित सरकारें थी। और हमने देखा पश्चिमी राष्ट्र जो थे, वहां जहां लोकतांत्रिक सरकारें थी, वो सब अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सैनिक गुटों का निर्माण कर रहे थे। शीत युद्ध ने विश्व में सैनिक संधियों और सैनिक गठबंधनों को जन्म दिया। एक तरफ नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट जैसे सैनिक गठबंधनों का प्रादुर्भाव शीत युद्ध का ही परिणाम था। इसके कारण शीत युग में उग्रता आई। इन्होंने निशस्त्रीकरण की समस्या को और अधिक जटिल बना दिया। इन सैनिक संगठनों ने प्रत्येक राज्य को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निरंतर युद्ध की स्थिति में रख दिया। इसके अलावा शस्त्रीकरण की लगातार प्रतिस्पर्धा चलती रही, शस्त्रों की होड़ चलती रही। शीत युद्ध ने शस्त्रों की होड़ को बढ़ावा दिया, जिसके कारण विश्व शांति और निशस्त्रीकरण की योजनाएं धूमिल सी हो गई। कैनेडी ने कहा था कि शीत युद्ध ने शस्त्रों की शक्ति, शस्त्रों की होड़ और विध्वंसक शस्त्रों की खोज को बढ़ावा दिया है। अरबों डॉलर शस्त्र प्रविधि और शस्त्र निर्माण पर प्रतिवर्ष खर्च किए जाते रहे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक प्रकार से यांत्रिकीकरण हो गया। यांत्रिकीकरण का मतलब ये है कि पूरी तरह से विश्व आणविक अस्त्रों को पैदा करना, उनकी होड़ करना,
तो ये शीत युद्ध का अर्थ ये लिया जाता है कि विश्व दो भागों में विभक्त हो गया। एक हेमा एक तरह से देवताओं दान और दूसरों का दानवों का, एक तरफ काली भेड़े हैं दूसरी तरफ सफेद भेड़े हैं, इनके मध्य कुछ भी नहीं है। इससे वहां इस दृष्टिकोण मतलब सब व्यक्ति अपने स्वार्थों से ही चालित हो रहे थे। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एकदम यांत्रिक मतलब मशीनीकरण आ गया था उसमें। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो सैनिक दृष्टिकोण का पोषण करने लग गई। चारों तरफ शस्त्रों की होड़, शस्त्र इकट्ठे करना, ये सब हो गया था। शीत युद्ध ने से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का भी पोषण हुआ। अब शांति की बात करना भी संदेहास्पद लगता था। अब शांति का अर्थ युद्ध के संदर्भ में लिया जाने लग गया। ऐसी स्थिति में शांतिकालीन युग के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन बहुत ही कठिन समझा जाने लगा। संयुक्त राष्ट्र संघ को बिल्कुल पंगु बना दिया गया था। जो महत्वपूर्ण संगठन था यूएनओ जैसे विश्व संगठन के कार्यों में भी अवरोध उत्पन्न हो गया और महाशक्तियों के परस्पर विरोधी दृष्टिकोण के कारण संघ कोई भी कठोर कार्यवाही नहीं कर सका। यहाँ तक कि कई बार तो संघ की स्थिति केवल एक मूक दर्शक से बढ़कर कुछ भी नहीं थी। यूएनओ का मंच महाशक्तियों की राजनीति का अखाड़ा बन गया। इसे शीत युद्ध के वातावरण में राजनीतिक प्रचार का साधन बना दिया गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर प्रस्तुत प्रस्तावों का विरोध किया। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ वाद विवाद का ऐसा मंच बन गया जहां सभी भाषण देते थे किंतु सुनता कोई भी नहीं था एक दूसरे की। शीत युद्ध के वातावरण में वाद विवाद बहरों के संवाद बनकर रह गए थे। इसके अलावा सुरक्षा परिषद थी उसको लकवा हो गया। यानी कि सुरक्षा परिषद जहां की 5 राष्ट्र थे, है ना, अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है, इसको भी लकवा लग गया था। क्योंकि सुरक्षा परिषद जैसी संस्था जिसके कंधों पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का और निर्णय लेने का भार डाला था, उसी को सोवियत संघ और अमेरिका के पूर्व और पश्चिम के संघर्षों का अखाड़ा बन गई। इसमें महाशक्तियां अपने परस्पर विरोधी स्वार्थों के कारण शांति प्रस्तावों को वीटो द्वारा बेहिचक रद्द करती रही। यहाँ इतना अधिक विरोध और वीटो दिखाई देता था कि इसे यूएनओ के स्थान पर विभक्त और विरोधी दलों में बटा हुआ राष्ट्रसंघ कहना अधिक उपयुक्त है। इसके अलावा जितने भी मानवीय कल्याण के कार्यक्रम थे उनकी सबकी उपेक्षा की गई, क्योंकि सारा का सारा ध्यान शस्त्रों को एकत्रित करने में, शस्त्र निर्माण करने में लग गया, ध्यान आकर्षित हो गया था। शीत युद्ध के कारण विश्व राजनीति का केंद्रीय बिंदु सुरक्षा की समस्या तक ही सीमित रह गया। मानव कल्याण से संबंधित कई महत्वपूर्ण विषयों का स्वरूप गौण हो गया। शीत युद्ध के कारण ही तीसरी दुनिया यानी कि जो 1947 के बाद जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो राष्ट्र है जो नवोदित स्वतंत्र हुए थे, वो तीसरी दुनिया के जो विकासशील देश है उनमें भुखमरी, बीमारी, बेरोजगारी, शिक्षा, आर्थिक पिछड़ापन, राजनीतिक अस्थिरता आदि अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं का उचित निदान यथासंभव समय पर नहीं हो पाया, क्योंकि महाशक्तियां पूरी तरह से शक्ति की ही राजनीति करती रही। इसके अलावा हमने ये सारे के सारे शीत युद्ध के नकारात्मक परिणाम देखे हैं, लेकिन शीत युद्ध के कुछ विश्व राजनीति पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं। पहला, जैसे इस शीत युद्ध के कारण गुट निरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को उपनिवेशवाद से सही मायने में मुक्ति मिली। शीत युद्ध के कारण शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को प्रोत्साहन मिला। शीत युद्ध के कारण ही तकनीकी और प्राविधिक उन्नति, खासतौर से आणविक शक्ति के विकास में तीव्रता आई, जो कि हम शांतिकालीन समय में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। यूएनओ में निर्णय शक्ति सुरक्षा परिषद के बजाय महासभा को हस्तांतरित हो गई। राष्ट्रों की विदेश नीति में यथार्थवाद का आविर्भाव हुआ। शीत युद्ध से शक्ति संतुलन की भी स्थापना हुई। अब बच्चों, कल मैं जो वीडियो बनाऊंगी वो आपको शीत युद्ध की समाप्ति के बारे में बताऊंगी कि कौन से कारण थे जिससे शीत युद्ध समाप्त हुआ। धन्यवाद बच्चों।